Hello friends, welcome back to PFSC Fisheries online class. In entrepreneurship, that is economics part, we have to learn about the EXIM policy, that is export and import policy. Now today's topic is export and import policy of fisheries sector, or it is everywhere used either of fisheries or of agriculture or any other field. We have to export or import something, then we have to follow these policies. So let's begin. What are the policies and what we have to follow it? So फर्स्ट वी विल हैव टू लर्न एक्सपोर्ट का मतलब क्या है और इम्पोर्ट का मतलब क्या है. एक्सपोर्ट का मतलब अगर हम किसी चीज़ को सेल करें तो वो हुआ एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि हम लोग उसको इम्पोर्ट किए. तो ये मेनली डिपेंड करता है हमारा BOP पे. BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर हमारा एक्सपोर्ट कभी ज़्यादा हो रहा हो या तो उसमें क्या होगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चला जाएगा. तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ऐसा करती है कि रूल्स बनाती है कि ये बैलेंस कभी बिगड़े ना, तो इसलिए हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम या ज़्यादा करती हैं गवर्नमेंट, या उसके लिए कस्टम ड्यूटी लगाती है जिससे इसको रोका जा सके. तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये आया कहाँ से. मतलब इसको हम लोग जो हमारा एग्जिम पॉलिसी है उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या FTP भी हम लोग इसको कहते हैं. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को हम लोग कहते हैं. ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने सबसे पहले इसको दिया था. तो DGFT ने सबसे पहले इसको दिया, और उसके बाद ये जो रेगुलेट हुआ वो अंडर एक्ट, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 में सबसे पहले इसको एक एक्ट के तहत लाया गया. तो अब हम लोग देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले का क्या ये था. जब ये तो अब आया, मतलब 1992 में इसको लाया गया, लेकिन पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्ट 1947 में आया था पहले एक्ट. उसके बाद में फिर दूसरा एक्ट आया, इसको ओवरकम किया गया. मतलब इसके बाद फिर कुछ और उसमें कुछ और अलग नियम आए, तो फिर इसलिए दूसरा एक्ट आया. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की. हिस्ट्री अबाउट एग्जिम. जो VP सिंह है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये. VP सिंह द कॉमर्स मिनिस्टर सबसे पहले एग्जिम पॉलिसी को इंडिया में लाए थे 12 अप्रैल 1985. तो ये पहले प्राइमरीली 3 साल के लिए होता था, बाद में इसको 5 साल के इंटरवल पे लाया गया. मतलब पहले 3 साल के इंटरवल पे होता था, अब 5 साल के पे हो रहा है. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन. हम लोग जानते हैं LPG रूल, मतलब लिबरलाइजेशन, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये LPG के बेसिस पे यहाँ पे ये दिया गया है इसका ऑब्जेक्टिव. और इसका मेन पर्पस है टू प्रमोट द प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया industry and encourage the attainment of high and internationally accepted स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. तो ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेगा, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस लाएगा. मतलब कि हम लोग जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हों वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, मतलब हमारा कंपैरिजन किसी के साथ भी ना हो, तभी वो चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया में क्या हुआ कि इंपोर्ट होने से उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लॉस हो सकता था इंपोर्ट होने से, अगर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट में लाई जाए. तो इसलिए इंपोर्ट को लिबरलाइजेशन में लाया गया और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, ताकि वो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाए और फिर मतलब हम लोग गुड्स लाएं लेकिन हम लोग उसको एक्सपोर्ट करें. तो उसको एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग को कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स पे करना होता है अगर हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये हुआ कस्टम ड्यूटी की बात. अब हम लोग देखते हैं कि ये
यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है ये 2013 का सिनेरियो है, 14 का सिनेरियो है। इसमें बताया गया है कि इंडिया का रैंक मर्चेंडाइज में 19th रैंक था, जिसमें वो 1.7% शेयर अपना दे रहा है। और अगर हम लोग बात करें इंडियंस इंपोर्ट की, तो वो 2.5% शेयर था, जो कि 12th रैंक था उसमें। अब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें कमर्शियल सर्विसेज में, तो वो 3.2% था, जिसमें 6% उसका रैंक था। और यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है कमर्शियल सेक्टर में और मर्चेंडाइज सेक्टर में इंपोर्ट ज़्यादा है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीम पॉलिसी। हम बताया पहले 3 साल के इंटरवल पे होता था, बाद में ये 5 साल मतलब 5-5 साल के इंटरवल में होने लगा। पहले 1985 में आया था ये पॉलिसी। तो फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या बात कही गई थी। तो ये मेनली इसका मेन पर्पस यहाँ पे था कि सैचुरेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब जो डेवलप कंट्री थी उनका सैचुरेशन हुआ और प्रोटेक्शनाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइज जो भी कंट्री थी जैसे टेक्सटाइल, क्लोथिंग, इसका मतलब इसको बढ़ावा दिया गया। इंक्रीज और जो हम बताएं पहले कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया चाइना और ताइवान के बीच में। और 2000 से लेकर 2001 में एक्सपोर्ट वाज लार्जली ड्यू टू rupee depreciation along with further trade liberalization, more openness to foreign investment in EOs, that is sectors like IT। तो यहाँ पे हम बताएंगे आगे EOS का क्या मतलब है। यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि एग्जीम पॉलिसी क्या है, ये बस एक बार देखने का है, क्योंकि मेन हम लोग का इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी है वो 2015 से 2020 के बीच की है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। ये मेन पर्पस था हमारा कि जो भी लो इकोनॉमिक एक्टिविटी के गुड्स थे या फिर कुछ भी इकोनॉमी वाले सामान थे, उसको हम लोग को हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज करना था। मतलब हमको बढ़ावा देना है, हम लोग को मोटिवेट करना है। जो भी सस्टेन इकोनॉमिक है, मतलब जो रुका हुआ है उतना बढ़ नहीं रहा, उसको इम्प्रूव करना है। फिर हम लोग को न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और साथ में वैसे प्रोडक्ट्स का हम लोग को वैसे प्रोडक्ट चाहिए जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छा और उसका दाम भी उतना ना हो। ऐसा हम लोग को कंपैरिजन में गुड्स लाना है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये इम्पैक्ट क्या हुआ जो हम लोग का 1992 में एग्जीम पॉलिसी आया, उससे ग्लोबलाइजेशन हुआ। फिर हम लोग के इंडस्ट्री पे बढ़ावा दिया, मतलब इसमें का इफ़ेक्ट हुआ। हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ आया, एग्रीकल्चर में फ़ायदा हुआ। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग करने लगे। फिर क्वालिटी अपग्रेडेशन हुआ। फिर हम लोग सेल्फ रिलायंस पे विश्वास करने लगे 1992 के एग्जीम पॉलिसी के कारण। फिर इसका 2002 और 2007 के लिए फिर एक अलग एग्जीम पॉलिसी बनी, जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को डील कर रहे थे, जो कि मर्चेंडाइज या कमर्शियल सर्विसेज पे फोकस था। जो एग्जीम पॉलिसी 1997 से 2002 के स्टेटस की थी, उसमें हम लोग देखते थे दैट एक्सपोर्टर टू द बिजनेस फर्म एंड एक्सपोर्टिंग सर्विसेज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1991 एंड सच बिजनेस फर्म्स आर नोन एज सर्विस प्रोवाइडर। मतलब यहाँ पे जो एग्जीम पॉलिसी थी, जो सर्विस प्रोवाइडर थे, उसमें उसका स्टेटस को बताया गया है कि उसमें क्या थे। जो भी बिजनेस दे रहे थे उसको हम लोग सर्विस प्रोवाइडर कहते थे। अब क्या हुआ इसमें चेंज कि हमारा जो 2002 से, मतलब यहाँ पे हम देखें 2002 से 2007 के बीच में, तो हम लोग क्या किए, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए। अब हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। कॉटेज सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट, ये सब स्मॉल इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ावा दिए। लेदर, टेक्सटाइल, जेम, ज्वेलरी। फिर हम लोग टेक्निकल ओरिएंटेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, ये सारे जैसे प्रोसीजर रिफॉर्म्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में कस्टम्स और बैंक्स आए। फिर ग्रोथ ओरिएंटेड जैसे स्ट्रैटेजिक पैकेज फॉर स्टेटस होल्डर्स, ये सारे आए। डाइवर्सिफिकेशन आया।
फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो 2009 और 2040 की पॉलिसी थी वो मेन इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो इंस्टीट्यूशन था जो एक्सपोर्ट को हेल्प किया उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो 2009 से 2014 के बीच है। उसमें सबसे पहले आया EPC, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सबसे पहले आया था, ये फिशरीज सेक्टर में इम्पोर्टेंट था जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा था। फिर दूसरा था कमोडिटी बॉन्ड जो कि कमोडिटी को बढ़ावा दे रहे थे। फिर तीसरा था एमपीडा जैसे मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपीडा आया जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता था। फिर AFDEA यानी कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं APFDEA आया यहाँ पे। ये भी एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को बढ़ावा देने वाला था जो कि एक्सपोर्ट को इन्हेंस करने का मेन इसका पर्पस था कि हम लोग कैसे एक्सपोर्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो आया वो था ITPO। फिर आया EIC दैट इज़ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। फिर NCTI आया। तो इस तरह से मतलब नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन। फिर इसी तरह जो ये AP से था मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थे उसके, जैसे एमपीडा के लिए मराइन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी था, उसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी था। तो ये सारे प्रोडक्ट को बढ़ावा देते थे एक्सपोर्ट को। तो इसका मेन क्या था, लीगल फ्रेमवर्क था, ये फ्रेमवर्क तैयार करते थे। उसके बेसिस पे मतलब एक रूल्स और रेगुलेशन हुआ जिसमें हम लोग किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग को कस्टम ड्यूटी देना होगा या नहीं। तो ये सारे चीज़ रूल्स और रेगुलेशन आए। फिर हम लोग देखें कि जब 2009 से लेकर 2020 तक ड्यूटी एग्जम्पशन यानी कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी आपको नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम लोग कोई गुड्स बाहर सेल करते हैं तो हम लोग या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको उसके लिए कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, यानी वो हम लोग का टैक्स होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आगे चल के हम लोग को ये कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हम लोग रूल्स लाए। फिर है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम यानी EPEC, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ सेल मतलब बाहर उसको बेच रहे हैं तो उसमें हम लोग को वैसा कुछ चाहिए कि वो हमारा गुड्स बाकी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हो, उसमें अच्छा कुछ हम लोग नया चीज़ लाए तभी बाहर के देश उसको हम लोग से ख़रीदेंगे। लेकिन ऐसा था कि हमारे पास वैसे मशीनरी नहीं थे जिससे कि हम लोग उस प्रोडक्ट को अच्छा बना सके। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट एक रूल लाया, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, जिसमें हम लोग अगर कोई चीज़ें बाहर से ला रहे हैं, पहले इंपोर्ट करेंगे मशीनरी ये सब, तो उस केस में गवर्नमेंट को उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा था कि अगर हम लोग उस टैक्स को पे करें तो हम लोग जितना का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे उससे ज़्यादा उसमें खर्च हो जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक रूल बनाई जिसमें अगर आप कोई चीज़ बाहर से ख़रीद रहे हैं, गुड्स ख़रीद रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा जिसमें एक्सपोर्ट ये एक स्कीम है, आपको उस स्कीम का आप लिए हैं ऐसा आपको प्रूफ देना होगा। और उसके बाद फिर अगर हम चाहें तो कुछ साल के बाद उसमें टैक्स लगाकर उस जो भी पैसा उसका रहा, जो भी कस्टम ड्यूटी रहा, उसमें आपको एक अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो ये हुआ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसके बाद एक और आया जो है पोस्ट एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स स्कीम, जिसमें कि ऐसा माना गया कि अगर आप कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपको लगा कि आपको उसमें फ़ायदा ना हो सकता है आप डूब जाए या फिर वैसा हो कि आपको नुकसान हो, तो उस केस में बाद में
उसका हाफ करके, मतलब जो भी आपका परसेंटेज था उसमें परसेंटेज निकाला गया कि अगर आपको इतना कस्टम ड्यूटी अभी देना पड़ रहा है, तो अगर आप 1 साल में देंगे, उसी पैसे को वापस देंगे, तो आपको कितना कस्टम ड्यूटी देना होगा। तो ये सारे हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। फिर स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन आया, जिसमें क्या हुआ कि हम लोग एक इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड किए, जिसमें कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मराइन सेक्टर में मेनली है स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, जहाँ प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो हमारे इंडिया में अभी तक 8 एक्सपोर्ट स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है, वो है सेंटा क्रूज में, उसके बाद कोचीन में है, फिर कैंडला या सूरत में है, विशाखापट्टनम में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इंदौर में भी है। फिर हम लोग देखते हैं मराइन सेक्टर में इनिशिएटिव्स जो भी लाए थे, वो है 27 न्यू कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड इन फोकस मराइन्स स्कीम। ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ईपीसीजी अभी बताए थे। एग्रीकल्चर और विलेज इंडस्ट्री में विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना आया। फिर कैपिटल गुड इंपोर्ट अंडर ईपीसीजी, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम विल बी परमिटेड टू बी इंस्टॉल एनीवेयर। और फिर इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स आए, जैसे पेस्टिसाइड्स दे आर परमिटेड। फिर हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट में जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ओल्ड पीसेस का जो इंपोर्ट हुआ उसके बारे में बताया गया है। फिर जेम्स और ज्वेलरी, फिर लेदर और फुटवेयर में क्या हुए इनिशिएटिव्स, वो सारे बताए हुए हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं, जो हमारा न्यू स्कीम है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो है DFGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ दैट इज़ ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसमें फैसिलिटेटर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। ये फॉरेन गुड्स में हम लोग कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लगाएंगे, उसके लिए एक मतलब BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग तैयार करते हैं। फिर इसमें आया जो 2015 और 2020 में था, वो है निर्यात बंधु हैंड होल्डिंग स्कीम फॉर न्यू एक्सपोर्ट। ये हम सारे स्कीम्स को बताए हुए हैं, वो क्या क्या आए थे इंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम आया। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्टर प्रोफाइल आया। फिर रिडक्शन इन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, उसका रिडक्शन हुआ। फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आया। फिर 24/7 कस्टम क्लियरेंस। ये सारे स्कीम हैं जो कि पॉलिसीज़ के अंदर आए। ये एग्जीम स्कीम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आता है, जिसमें 24/7 कस्टम क्लियरेंस, सिंगल विंडो इन कस्टम्स, मतलब हम लोग एकल खिड़की इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें कि हम लोग आप घर में बैठ के ही आगे कैसे डिजिटल इंडिया को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। फिर सेल्फ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये सारे न्यू पॉलिसीज़ आए थे। ये एक बताया गया है कि जो 2009 से लेकर 2014 में स्कीम्स थे उसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से लेकर आगे को बताया गया है कि कैसे मतलब ये प्रोसेस शुरू हुआ, एक्सपोर्ट प्रोसेस रियलाइजेशन, फॉरेन इक्विटी थ्रू ADRs, ये सारे अश्योरेंस जो भी हमें 2009 और 2014 के लिए बताए थे उसका एक चार्ट बनाया हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं ये जो 2015 में से लेके 2020 में जो एक स्कीम आई थी, उसमें क्या हुआ कि मेन हमारा पर्पस था बूस्ट मेक इन इंडिया, जो हमारा नरेंद्र मोदी ने ये लाया, जिसमें मेक इन इंडिया को हम लोग बूस्ट किए। मतलब यहाँ पे ये प्रमोट किया जा रहा है कि जो हम लोग मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ला रहे हैं उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको खुद ही घर में बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा वो खर्च जो इंपोर्ट हुआ उसको करने में उतना पैसा नहीं लगेगा। तो ये हुआ मेक इन इंडिया। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस सब को बढ़ावा दिया गया। फिर फैसिलिटेटिंग एंड इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूअल यूज़ आइटम्स, इसको बढ़ावा दिया गया। फिर ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, जो कि टैरिफ ट्रेड बैरियर्स थे उसको हम लोग
ड्यूटी फ्री किए। उसके बाद टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस, यानी गवर्नमेंट ने एम किया जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज या सर्विसेज थी उसमें जो उसका पहले जो 465.9 मिलियन था उसको अप्रॉक्सीमेटली 900 यूएस डॉलर बिलियन में 1920 और 2019 और 20 में ऐसा एस्टिमेट किया गया, जिससे कि जो हमारा शेयर है, पहले जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो 2% था और अब ये एक्सपोर्ट 3.5% हो गया। उसी तरह मेक इन इंडिया को इनिशिएट किया गया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारे क्रिएट किए गए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत, जो कि एक स्टेबल और सस्टेनेबल पॉलिसी था जो कि फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता था। फिर मेगा एग्रीमेंट आए जो कि जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये सारे आए। फिर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सारे स्कीम्स हैं जो कि आए थे इसके अंतर्गत, मतलब जो 2015 से 2020 में एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ जो आए उसके लिए। ये सारे को हम डिटेल्स में नहीं बताया, अगर आपको डिटेल्स में चाहिए वीडियो देन प्लीज़ कमेंट। और उसके बाद फिर ये एक्सपोर्ट के लिए एक डाटा है यहाँ पे दिया हुआ, जिसमें कि अभी जो हम बताएं उसको शॉर्ट में बताया गया है, जिसमें फॉरेन ट्रेड प्रोडक्ट के लिए क्या मेक इन इंडिया क्या क्या स्कीम्स आए हैं इंडिया में, उन सारे को एक चार्ट में बताया गया है। फिर ये मर्चेंडाइज अप्रैल में, मर्चेंडाइज में, सर्विस सेक्टर में और ओवरऑल ट्रेड में जो एस्टिमेशन है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आया। ये फिशरीज सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी या फिर कोई भी सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कोई भी एलीट सब्जेक्ट हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को जानना, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन जानना ज़रूरी होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारा ये जो ट्रेड है, ट्रेड और एक्सपोर्ट है, उसके लिए क्या क्या हम लोग को पहले क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे बात जब हम लोग ने आज की वो थी पॉलिसीज़। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक।